नमस्कार। हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत ही मेरे मनपसंद विचारक है जूडिथ बटलर। बहुत ही लोकप्रिय विचारक है और उसकी उम्र भी में लगभग मेरे बराबर है। वो 1956 बॉर्न है और उसकी पुस्तक ने नारीवाद में एक बिल्कुल आमूल-चूल परिवर्तन किया है। जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो है जूडिथ बटलर। जूडिथ बटलर जूडिथ बटलर लाइमलाइट में तब आई जब 1990 में उसने एक पुस्तक लिखी थी, जेंडर ट्रबल। बहुत ही बढ़िया किताब है। अगर फेमिनिज्म की जो नवीनतम पुस्तक आप पढ़ सकते हैं वो जूडिथ बटलर की जेंडर ट्रबल मैं मानता हूँ है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद में पुस्तकें नहीं आई है, उसके बाद में बहुत सी पुस्तकें आ रही है और निरंतर आ रही है, क्योंकि नारीवाद या जेंडर स्टडीज एक बढ़ता हुआ सब्जेक्ट है। लेकिन जूडिथ बटलर ने उसकी पूरी बहस जो होती है नारीवाद में उसको परिवर्तित कर दिया था। बहस क्या होती थी? बहुत पहले से बहस चल रही है कि नारियों को, महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाए। ये मूल आधार है फेमिनिज्म का। और इसको मानने के लिए ज़रूरी है कि हम ये माने कि पुरुष और स्त्री दो अलग-अलग स्टेशनरी आइडेंटिटीज़ हैं। यानी एक पुरुष होता है, एक महिला होती है। और पुरुष शक्तिशाली है, पुरुष अन्याय करता है और महिला दबली कुचली हुई, दबी हुई एंटिटी है। और इसलिए महिलाओं को उनके बराबर लाने का प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ में उनको अपॉर्चुनिटी समान दी जाए, उनको वेतन समान दिया जाए, उनको रेस्पेक्ट समान दी जाए वगैरह। और बहुत से विचारक फेमिनिज्म में आए हैं जिन्होंने इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है। सिमन द बुआ जैसे हम नाम ले सकते हैं, बहुत बड़े फ्रेंच राइटर का, फिलोसोफर का, जिसने द सेकंड सेक्स लिखी थी 1949 में। लेकिन सब जितने भी फेमिनिस्ट हुए हैं उन सब में ये बात कॉमन रही है कि उन सब ने पुरुष और स्त्री को अलग अलग माना है। और ये माना है कि स्त्री बहुत से कारणों से पुरुषों से पिछड़ गई है, जिसमें स्त्रियों की गलती नहीं है, पुरुषों की गलती है। और इसलिए उनको बराबर लाने का प्रयास करना चाहिए। जूडिथ बटलर ने एक नया मोड़ दिया इसमें। उसने कहा कि जेंडर ट्रबल, जो उसकी पुस्तक है 1990 में, उसने कहा कि ये कैटेगरी बिल्कुल गलत है कि ये पुरुष है और ये स्त्री है। जेंडर इज परफॉर्मेटिविटी, यानी जेंडर इज नॉट स्टेशनरी, जेंडर इज डायनामिक। इट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन individuals. So it is defined in the context of performance by individuals, not an stationary category जो सेक्स पर बेस्ड होती है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जेंडर क्रिएट नहीं करते, जेंडर परफॉर्मेंस क्रिएट करती है। इसलिए इसको नए तरीके से समझने की आवश्यकता है कि वो काम जो जिन्हें कमजोर माना जाता है समाज में, उनको करने वालों को स्त्री माना जाता है। और वो काम जिन्हें समाज में मजबूत माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, शक्तिशाली माना जाता है, उसको करने को आदमी माना जाता है। तो उसने कहा कि ये परफॉर्मेंस जो है, सोशल परफॉर्मेंस, समाज में जो परफॉर्मेंस की जाती है, उसके आधार पर जेंडर डिफाइन होता है, जो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। ये एक नया आइडिया था। और इसलिए इसी के विचारों पर आधारित बाद में जो क्वीर थियरी आई, उसकी जनक ये मानी जाती है। और जो आज एलजीबीटी की बात की जाती है, आज दो सेक्स की बात ना करके एलजीबीटी की बात की जाती है, एलजीबीटी क्यू की बात की जाती है, वो भी उसकी भी ये पायोनियर थिंकर है। तो खैर मैं इसमें नहीं जाऊंगा ज़्यादा, फेमिनिज्म में वो कभी और हम बात करेंगे। मैं आज जिस बात के लिए आपके सामने आया हूँ वो है, ये इतनी बड़ी विचारक है, इसने फेमिनिज्म पे तो ये काम किया ही, स्थापित है ये। लेकिन इसने अभी 2015-16 में किताब निकाली जिसको मैंने अभी आपको बताया, वो है द फ्यूचर ऑफ नॉन वायलेंस। शी हैज़ नाउ टर्न हर अटेंशन टुवर्ड्स नॉन वायलेंस। और इस किताब ने भी बहुत हलचल मचा दी है। क्या है इस किताब में? वो ये कह रही है कि
अहिंसा बहुत शक्तिशाली गतिविधि होती है। ये महात्मा गांधी ने कहा था राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पहले, और उसका उपयोग भी किया था। बाद में बहुत से लोगों ने उसको फॉलो किया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, नेल्सन मंडेला ने, लेक वावेसा ने वगैरह। जितनी भी दुनिया में, जैसे अरब स्प्रिंग 2011 में हुई है, जितने भी दुनिया में विरोध के आंदोलन चलते हैं, उन सब में महात्मा गांधी की इस बात को स्वीकार किया गया था कि अहिंसा एक पोटेंट फोर्स है। लेकिन फेमिनिस्ट की तरफ से ये पहला प्रयास है। नारीवादियों ने कभी भी खुलकर अहिंसा के पक्ष में कोई बहुत बड़ा तर्क या बहुत बड़ी आवाज नहीं उठाई, न कोई पुस्तक इतनी बड़ी रची इतने बड़े नारीवादी ने। तो जूडिथ बटलर को मैं इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि वह अहिंसा के पक्ष में है। इसने क्या तर्क दिए जो संक्षेप में बताना चाहूंगा, फिर कभी आप इसको और पढ़िए इस किताब को और इस पर बहस कीजिए। इसने 3 बातें बताई है। पहली बात तो उसने वो जो 3 बातों से अलग है वो है कि अहिंसा को ये परिभाषित कैसे करती है। ये अहिंसा को प्रैक्टिकल तरीके से परिभाषित करती है, यानी ये अहिंसा को स्पिरिचुअल सेंस में परिभाषित नहीं करती, जो कि गांधी जी भी करते थे, जैन धर्म करता है, अधिकतर धर्म करते हैं। ये कहती है स्पिरिचुअल से मेरा कोई संबंध नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से। ये अहिंसा को परिभाषित करती है सामाजिक संदर्भ में, और मानती है कि ये एक वैकल्पिक फोर्स और मेथड है। किसका विकल्प है? हिंसा का। इसलिए ये उस जगह पर उतने ही सशक्त तरीके से काम में लाया जा सकता है, सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है, जिस जगह हिंसा काम में आती है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जैसे युद्ध के द्वारा एक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, उतने ही फोर्सफुल तरीके से अहिंसा के द्वारा भी ये संघर्ष निवारण किया जा सकता है। ये इसका अहिंसा की परिभाषा है। ये क्या बातें बताती? 3। पहली बात, अहिंसा कब स्वीकार की जाएगी, कब प्रभावी होगी? जब हम अहिंसा में यह कहती है व्यक्तिवाद को हमें छोड़ना होगा। शी इज अगेंस्ट इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद के विरुद्ध है ये। व्यक्तिवाद के विरुद्ध होने का मतलब आप देखिए, ये इस अर्थ में जो शास्त्रीय उदारवाद है, क्लासिकल लिबरलिज्म है, जो जॉन स्टुअर्ट मिल और जॉन लॉक का उदारवाद है, जिसमें व्यक्ति को माना गया है कि व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है। और वो जिसे दूसरे सेंस में, अगर बाद में लिबर्टेरियनिज्म आ गए थे, जिन्होंने कहा था अनएनकम्बर्ड सेल्फ, यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो किसी के दूसरे की सहायता से नहीं बना है, समाज से या समूह से या किसी और से। उसने स्वयं ने अपना निर्माण किया है अपने विवेक से, जो जॉन रॉल्स भी मानता है। तो ये उसके विरुद्ध है। तो इट्स ऑल्सो ए फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म, द क्लासिकल लिबरल थियरी, वेयर individual is considered the focus of liberal theory and individual is defined as unencumbered self। ये उसके विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि कहता है अगर आप उस व्यक्ति को मानते हो तो आप, अगर आप व्यक्तिवाद को मानते हो तो आप अहिंसक नहीं हो सकते, क्योंकि अहिंसा व्यक्तियों के संबंधों को निरूपित करती है। अब आप कहते हो व्यक्ति तो अलग है, तो फिर दूसरे से संबंध क्यों? वो दूसरे से हिंसा करने में चूकेगा क्यों? वो दूसरे के साथ अहिंसक व्यवहार तभी करेगा जब वो ये मानेगा कि दूसरा भी मेरे बनने में कुछ उसका योगदान है। अगर मैं मानता हूं कि दूसरे से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर मैं बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ हिंसा का प्रयोग कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे मन में यह है कि मेरे को बनाने में इसका योगदान रहा है, चाहे वो भाई है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो पीयर ग्रुप है, चाहे समाज है, तो हम उसके विरुद्ध हिंसा करते हुए हिचकिचाएंगे। ये इसका पहला तर्क है कि अहिंसा के लिए जरूरी है कि हम व्यक्तिवाद को स्वीकार न करें। दूसरी बात, अहिंसा के लिए जरूरी है, उसने एक नई थियरी दी है, थियरी ऑफ ग्रीवेबिलिटी, यानी दुख
होना, ग्रीव होना मतलब दुख होना। इसने कहा कि समाज में आज स्थिति यह है कि सभी मनुष्यों को समान नहीं माना जाता और अहिंसा का आधार है समानता। आप सबके साथ अहिंसा का व्यवहार तब करोगे जब सबके साथ सबको आप समान मानोगे, लेकिन हम दुख में ही समान नहीं मानते। आप देखिए समाज में इसके उदाहरण आज भी हम देखते हैं कि अगर किसी उच्च वर्ग के स्त्री या पुरुष के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, स्पेशली स्त्री के साथ, जैसे रेप मर्डर जैसे केस होते हैं, तो पूरा समाज एक हो जाएगा और दुख व्यक्त करेगा उसके प्रति। और एक साधारण व्यक्ति जो कमजोर है, साधारण स्त्री जो कमजोर है, कमजोर वर्ग की है, उसके साथ वो सेम घटना हो, दुर्घटना हो, तो समाज उसके प्रति उतना दुख व्यक्त नहीं करेगा जितना कि पहले वाले के विरुद्ध किया है, जो कि समाज में प्रतिष्ठित है। तो इसने कहा कि आदमी, मनुष्य जानवरों के साथ, पशुओं के साथ तो क्या समानता का व्यवहार करेगा, आपस में एक दूसरे के साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा है। किस अर्थ में? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीवेबिलिटी, कि दुख व्यक्त करने और दुख महसूस करने में भी सब लोगों को सब समान नहीं मानते। ये तो होता है कि हम अपने परिवार के सदस्य का साथ दुर्घटना हो जाए तो हम ज्यादा चिंतित होते हैं, जो अनजान व्यक्ति है उसके साथ दुर्घटना घटित हो जाए तो हम ज्यादा चिंतित, उतने व्यथित नहीं होते। ये तो स्वाभाविक है। लेकिन अनजान व्यक्तियों में भी हम कैटेगरीज करके रखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो सोशल स्टेटस जिसका बहुत बड़ा है, उसके साथ मिसबिहेव हुआ, उसके साथ दुर्घटना घटी, तो हम बड़े चिंतित हो जाते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। और एक वही बात साधारण व्यक्ति के साथ हो, कमजोर व्यक्ति के साथ हो, कमजोर औरत के साथ हो, तो हमको उतना दुख होता ही नहीं, यार भाई ठीक है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ये बात जूडिथ बटलर कह रही है, द सेकंड रीजन दैट टू प्रोपगेट non-violence, what we require is a status of grievability which should be applied to each and everybody in equal measure. ये दूसरी बात है। तीसरी इसकी आलोचना राजनीतिक क्षेत्र में है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी, संप्रभुता की आलोचना। इस तरह से ये एक बहुलवादी विचारक है। संप्रभुता चाहे व्यक्ति की हो चाहे राज्य की हो, क्योंकि संप्रभुता को हम क्या कैसे परिभाषित करते हैं मोटे तौर पर, कि कानूनी रूप से दंड देने की शक्ति या कानूनी रूप से अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, जिसको लागू कराने का शक्ति, वो भी कानूनी रूप से उसके पास हो। तो उसने कहा दिस इज बेसिकली ए पैट्रियार्कल कॉन्सेप्ट। ये परिवार में जो परिवार का मुखिया होता है वो भी ऐसा मानता है, वो भी सॉवरन मानता है खुद को। राज्य जो होता है समाज में, वो भी अपने आप को सॉवरन मानता है। तो इस सॉवरनिटी से अहिंसा नहीं आ सकती, बिकॉज अहिंसा शक्तिहीनता से आती है, शक्ति के डिस्ट्रीब्यूशन से आती है। ये फिर गांधी का अवधारणा से नजदीक है कि अगर आपको अहिंसक बनाना है समाज, तो आपको शक्ति का डिवोल्यूशन करना पड़ेगा, आपको शक्ति का वितरण करना पड़ेगा। शक्ति के केंद्रीकरण हिंसा का स्वरूप है, जो अराजकतावादियों का भी एक तर्क है। इसलिए वो तो राज्य को मानते ही नहीं है कि राज्य होना चाहिए, क्योंकि राज्य शक्ति की केंद्रीकरण का अंतिम स्रोत है या अंतिम शस्त्र है। तो ये तीन तर्क जूडिथ बटलर अपने इस पुस्तक द फोर्स ऑफ नॉन वायलेंस में देती है, कि व्यक्तिवाद का विरोध किया जाए, दुख व्यक्त करने की क्षमता, सबकी स्थिति सबके साथ समान हो, समानता का व्यवहार हो, और संप्रभुता की अवधारणा को त्याग देना चाहिए। आज ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गई है कि जैसे मैंने बताया कि ये पहली नारीवादी विचारक है जिसने अहिंसा पर इतना बड़ा विचार अपना दिया है, और इसलिए मैं इसका बड़ा सम्मान करता हूँ।